एक सवाल प्रीलिम्स का आप लोग से पूछा जा सकता है कि भारत में पहला कौन सा ऐसा शासन था या वंश था जिसके द्वारा भारत में एक साम्राज्य की नींव डाली गई। क्यों? अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना मौर्य साम्राज्य के द्वारा ही की गई और बाकी आने वाले जो वंश थे जो है कुछ समय तक वो किसके मतलब कि नींव पर चलते रहे तो मौर्य साम्राज्य ही था। जो भी आगे आगे वंश आया लगभग मौर्य की चाणक्य जैसा जो बड़ा राजनीतिक गुरु था किसको मिला, और चाणक्य द्वारा बनाया गया साम्राज्य नियम और कानून थे और जो फॉलो करना लोग शुरू किए वो अगले कई वर्षों तक होता रहा। यहाँ तक कि भारत में आने वाला मुगल शासक भी घूमता रहा। इसलिए इसका जो पहला पॉइंट है आप लोग देख सकते हैं हुआ है कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत भारत में प्रथम बार राजनीतिक प्रणाली में एक रूपता आई और एक अखिल भारतीय साम्राज्य की क्या हुई अपना हुई। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द है कि राजनीतिक प्रणाली में एक रूपता आई, मतलब कि लगभग केंद्रीय शासन, तो मतलब कि राजनीतिक प्रणाली की एक रूपता आई। इसका मतलब ये होगा कि एक बड़े क्षेत्र में एक बड़ा महाजनपद में क्या हुआ कि इस तरह की राजनीतिक एकता को देखा गया, बिल्कुल नहीं था। हाँ, राजतंत्र में तो संभवतः यही होता है कि राजा ही पूरे अपने क्षेत्र का मालिक होता है, लेकिन इसमें जो मौर्य साम्राज्य था इसका वास्तविक संस्थापक कौन था? हाँ, कौटिल्य था, वहीं चंद्रगुप्त मौर्य थे। लेकिन इस साम्राज्य को बनाने वाला व्यक्ति कौन था? चाणक्य थे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप में एक धीनहीन व्यक्ति था, लेकिन उसके अंदर उसकी वीरता और ताकत का इस्तेमाल किसने किया? कौटिल्य ने चातुर्य के वजह से उसको राजा बनाया। एग्जाम्पल दी जाती है कि आखिर कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे इस तरह के बना पाए। आप जब पूरा सीरियल देखिएगा, चाहे पढ़िएगा, कौटिल्य की बुक पढ़िएगा, तो मैंने भी इतनी मोटी बुक पढ़ी है उसकी, तो उसमें यही दिया है कि राजा सिर्फ शक्ति का मालिक होता है, लेकिन उस शक्तियों को सही दिशा में कैसे लगाया जाए ये काम उसका बहुत बड़ा एक राजनीतिज्ञ की होती है। और राजनीतिज्ञ की भूमिका किसने निभाया? चाणक्य ने। सबसे पहले एक तरफ धनानंद ने क्या किया था? धनानंद ने चाणक्य को अपने राज्यसभा से बहिष्कृत करके निकाल दिया था, ठीक ना, निकाल दिया था पूरी तरह से। कई तरह की आलोचना किए थे, तो उसने उनको क्या किया? धुतकार करके बहिष्कृत कर दिया सभा से। उन्होंने कसम खाया था, अपनी चोटी क्या कर दी थी? खोल दी थी। ये चोटी तब तक खुली रहेगी जब तक मैं तुम्हारे साम्राज्य का समूल नाश नहीं कर दूंगा। यही प्रतिज्ञा मौर्य समाज की स्थापना का मूल बिंदु था। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के जो पिता थे, देखिए मौर्य क्या होता है? मौर्य मतलब कि पूरी तरह क्षत्रिय नहीं माना गया है। मौर्य पाल पोसने वाले, अपने वो पगड़ी पर मोहर लगाते थे। कई ऐसे विद्वान हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय नहीं मानते हैं, मैंने निम्न कुल का मानते हैं। लेकिन चाणक्य द्वारा निम्न कुल पर ध्यान नहीं दिया गया, एक बच्चे में वीरता को देखा गया। उस बच्चे के पिता की मृत्यु उनके पैरों में कुश या एक तरह के कांटे गड़ने से हो गई थी, और वो बच्चा पृथ्वी से सारे उस कांटे को मिटा देना चाहता था। तो उसकी वीरता और चाणक्य की कुटिलता या बुद्धिमत्ता दोनों मिलकर क्या किए? मौर्य साम्राज्य को खड़ा किया। एक का ताकत और एक का दिमाग। आज वही हो सकता है कि आज विद्यार्थी हैं, आप में पढ़ने की बहुत क्षमता है, आप लोग यंग हो, बहुत कर सकते हो, लेकिन आपको कहाँ एनर्जी लगानी चाहिए इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा बता सकते हैं कि आप एनर्जी यहाँ पे लगाओ, रिजल्ट आपका हो सकता है, साम्राज्य खड़ा हो सकता है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। इसके महान शासकों ने सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए। मौर्य वंश के जितने भी शासक जो महत्वपूर्ण बने वो कई क्षेत्रों में काम किए। मौर्य काल की समाप्ति के बाद विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन दिखाई दिए। साथ ही
विदेशी आक्रांताओं के संपर्क से समावेशी संस्कृति का भी विकास हुआ। तात्पर्य यह है कि जब मौर्य एक साम्राज्य खड़ा कर दिया, इसके पतन के बाद, पतन के कारण क्या थे सब लोग पढ़ेंगे, पतन के बाद कई चेंजेज आए और उसके बाद विदेशी आक्रमणकारी जो भारत में चले आए तो किस तरह से कई प्रकार के चेंजेज हुए। समावेशी संस्कृति, समावेशी मैंने तो वो अपने साथ जो लाए थे और जो यहाँ था दोनों जो मिल के बना, तो इस तरह से ये सारे चेंजेज मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद देखने को मिलते हैं। यही बात यहाँ दोहराया हुआ है कि मौर्य साम्राज्य के रूप में पहली बार भारत में एक अखिल भारतीय साम्राज्य क्या हुआ, निर्माण हुआ। मौर्य राजवंश में चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक जैसे महान शासक हुए। इनके प्रयासों से राज्य का सर्वांगीण विकास हुआ। राजनीतिक प्रणाली में अपेक्षाकृत अधिक एकरूपता आई। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दीपवंश एवं महावंश, वायु पुराण, जैन साहित्य, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, अशोक के शिलालेख तथा यूनानी लेखकों जैसे नियार्कस, अनासिक्टस, मेगास्थनीज का विवरण मौर्य इतिहास का उल्लेखनीय स्रोत है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। मौर्य साम्राज्य के इतिहास किसके द्वारा पता चलता है, लिख लीजिए यहाँ पे, आप नोट कर सकते हैं पॉइंट। मौर्य साम्राज्य का इतिहास, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, दीपवंश, महावंश, वायु पुराण, जैन साहित्य, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, अशोक के शिलालेख और यूनानी लेखकों नियार्कस, अनासिक्टिस, मेगास्थनीज का विवरण और इतिहास के उल्लेखनीय स्रोत, और इतिहास के स्रोत हैं। क्या महावंश रचना है, रचना है, उसमें क्या है, उसमें क्या है उसका डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब बिल्कुल कल था ये। अब हम लोग आते हैं कि मौर्य वंश का जो संस्थापक था या प्रथम शासक था, इसके बारे में हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य 321-298 ईसा पूर्व। कुछ किताबों में इधर उधर तिथि किया गया है, कहीं पर 322 लिख दिया गया है और कहीं पर 320 भी लिखा है, लेकिन 321 इसको सही माना गया है। 298 ईसा पूर्व, मतलब आप देख सकते हैं कि जो सूत्रकाल था 600 BC से लेकर के 320 तक क्या था सूत्रकाल, ये लगभग सूत्रकाल में ही चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना, माने चंद्रगुप्त मौर्य शासन शुरू हो गया था, क्योंकि 21 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद को क्या कर दिया, पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। ये सब नोट नहीं करना है, समझिए। ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में क्षत्रिय ये पूछता है, और मुद्रा राक्षस में निम्न कुल का माना है। देखिए, ब्राह्मण साहित्य में इसको क्या माना गया, शूद्र। बौद्ध और जैन ग्रंथ क्या कहते हैं, ये क्षत्रिय था, क्षत्रिय था। और मुद्रा राक्षस भी क्या कहता है, कि निम्न कुल है। जस्टिन, स्ट्रेबो, एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोक्रोट्स तथा एपियनस एवं प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स कहा है। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। जस्टिन, स्ट्रेबो और एरियन ने, ये तीन लोगों ने, जस्टिन, स्ट्रेबो और एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य क्या कहा था, सेंड्रोकोस्ट तथा सेंड्रोकोट्स कहा था। तीन लोग, स्ट्रेबो, जस्टिन और एरियन, क्या कहे, सेंड्रोकोट्स। तथा एपियानस एवं प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स कहा था। एपियानस एवं प्लूटार्क ने क्या कहा था, एंड्रोकोट्स कहा है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही
सवाल कई बार पूछ चुका है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही सैंड्रो कोट्स को चंद्रगुप्त मौर्य से समीकृत किया था। मैंने उसने ही कहा था कि सैंड्रो कोट्स ही कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। किसने कहा था? विलियम जोन्स ने। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य और सैंड्रो कोट्स अलग अलग रचनाओं में अलग बातें थी, लेकिन दोनों को मिला किसने दिया? विलियम जोन्स ने। हाँ, 305 बीसी में चंद्रगुप्त ने तत्कालीन यूनानी शासक सेलुकस निकेटर को पराजित किया था। निकेटर कौन था? सेलुकस कौन था? किसका था? बिल्कुल, सिकंदर जिन अपने भूक्षेत्रों, उससे मतलब नहीं है, सिकंदर जिन भूक्षेत्रों को विजित किया था और इस पर उसको राज करने के लिए स्थापित किया था, माने उससे कई वंश। संधि हो जाने के पश्चात सेलुकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर बदले में एरिया, हेरात, अराकोसिया, कंधार। हेरात कहाँ है? अफगानिस्तान में है। ये सब अफगानिस्तान में। हेरात, अराकोसिया, केड्रोसिया, देखिए सब उसका नाम है यूनानी भाषा में। हेरात किस भाषा में नाम है जी? हमारी भाषा में। एरिया क्या भाषा है? यूनानी भाषा। हेरात प्रांत अभी वर्तमान में अफगानिस्तान में है। अराकोसिया माने कंधार, केड्रोसिया माने बलूचिस्तान एवं पेरोपनिसडाई, काबुल के क्षेत्रों का कुछ भाग उसे सौंपा और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। लिख सकते हैं हम लोग, ये पैरा को लिख सकते हैं, जहां जरूरी है लिखिए। एरिया, हेरात, ये सब अफगानिस्तान का क्षेत्र है। अराकोसिया, कंधार, केड्रोसिया, बलूचिस्तान, एवं पेरोपनिसडाई, काबुल। काबुल के क्षेत्रों के कुछ भाग उसे सौंपा। पेरोपनिसडाई। आप सभी अब की बार यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं, ऑल ऑफ यू, सब भर रहे हैं। यूपीएससी, बिहार के अतिरिक्त जेपीएससी और एमपीपीसीएस, हम ले चलेंगे एग्जाम दिलवाने आप लोग को। जेपीएससी भरना है, एमपीपीसीएस भरना है, बीपीएससी भरना है। यूपी वाले आके बिहार में रिजल्ट डाल, यूपी भी डाल दीजिए। खाली बिहार पर आश्रित क्यों है आप लोग? अपनी योग्यता सिद्ध कीजिए। अब जो युद्ध हुआ था, सेलुकस निकेटर को जो पराजित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, वर्णन कहाँ मिलता है? सिर्फ एपियानस ही देता है, माने एपियानस में ही इसका विवरण मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य और निकेटर के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें निकेटर क्या हुआ था? पराजित हुआ था, हार गया था। बंगाल पर चंद्रगुप्त की विजय महास्थान अभिलेख से ज्ञात होती। लिख सकते हैं इसको, बंगाल पर चंद्रगुप्त की विजय महास्थान अभिलेख से ज्ञात होता है। महाअभिलेख स्थान से ज्ञात होता है, महास्थान अभिलेख। अगला पॉइंट महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय के विषय में, अगला पॉइंट कैसे लिखो ना, दक्षिण विजय के बारे में जानकारी, विजय के बारे में जानकारी तो मौर्य ना पढ़ रहे हैं। दक्षिण विजय जानकारी किसे मिलती है? तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं पुरनानूर से। तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं पुरनानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। तमिल ग्रंथ अहनानूर और पुरनानूर और अभिषेक के अभिलेखों से मिलती, अभिषेक के अभिलेखों से मिलती, सॉरी अशोक के अभिलेखों से मिलती। एक सवाल पूछा जाता है, किसने कहा था कि
चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को राउंड डाला। किसने कहा था? प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को राउंड डाला, माने संपूर्ण भारत में अपनी विजय पताका फहरा रहा था। तो गुरु बहुत बड़ा चीज था ना क्या? छह लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को राउंड डाला। 6 लाख समझते हैं? आज भारत की सेना कितनी है बाउंड्री पर? लगभग वही है 7 लाख। एक महाजनपद 6 लाख सेना रखता था। सोच लीजिए। अरे तो पूरा इंडिया नहीं था ना, खाली। मेरा मतलब है कि आज भारत के पास सेना लगभग 7 लाख के आसपास, सब मिला दीजिए पर 10 लाख के अलग पहुंचता है। 6 लाख सेना है। उस समय उतनी जब संख्या कम थी, मतलब कि जनपद में जितने लोग सब सेना ही था, ये ना मतलब हुआ। जहां जो सब चलो, लॉज के लड़के कुछ दबंग क्यों होते हैं? लॉज में अगर 2 लड़के रहते हैं तो कहते हैं चलो सब यहाँ पर धो देना है, सब चल जाएंगे, लेकिन उनका जिंदगी धो आ जाता है। कहाँ का? चलिए सही है, आगे बढ़ो। प्रशासनिक मजबूत नहीं करते राज्य जीतता, धनानंद को हराता। धनानंद को हराने के लिए कितनी प्रकार की चतुराई काम किया गया। अगर कौटिल्य नहीं होते, धनानंद नहीं हारता। उसके पास धन भी था, छल भी था और बल भी था। तो उसके धन और बल और छल को मात किसने दिया? उसके पहले धन को चुरवा दिए, उसके बल को मिला लिए और उसके बुद्धि को अपने बुद्धि से मार दिए। अगर ढंग से किताब पढ़ा जाए तो पहले उसने धनानंद के खजानों को चुरवा दिए उसी के लोगों से, उसके लोगों को अपने में मिला लिया। ये युद्ध की नीति होती है। और बाकी उसके बुद्धि पत्नी का बुद्धि भारी पड़ता ही था। बिल्कुल बिल्कुल, कहना नहीं है। वो गंगा नदी की धार, बहुत लोग कुआं में, गांव में जो होता है ना मिट्टी का हंडिया चाहे कलश, उसमें लोग सोना डाल करके और कुआं में डाल देते हैं। जमीन के अंदर आंगन में दबा देते हैं, तुलसी लगा देते हैं पहचान के लिए। और होता क्या है कि जियो मैग्नेटिक फोर्स आप लोग जब पढ़िएगा तो जमीन कुछ खिसक जाता है। तो लोग डाले थे यहाँ, खिसक चला गया वहां, अब वो कोड़ते रह गया, दूसरा घर में पहुंच गया और उसको नहीं पता है कि हमें यहाँ सोना है। बाद में खुदाई हुआ तो कलश मिल गया। ये होते रहता है। भूकंप आया, भूकंप की तरह क्या कर दी, अंदर ने मिट्टी खसका दिया। अब वो आदमी को दिमाग में कहाँ है, वो अपना आंगन कोड़ देगा, नहीं मिला, बोला कि भगवान खत्म कर, धन खत्म हो गया। लेकिन बगल वाले में पहुंच गया है, लेकिन उसको नहीं पता है कि मेरे यहाँ धन है। बाद में उसका तीसरा चौथा पीढ़ी आया, घर बनाना शुरू किया, नींव खुदवाया तो मिल गया सोना। तो ये सब उस गंगा जी में छुपा कर रखता था वो, और वहां से चुरवा दिया, पता लगा लिया कौटिल्य। बात सही है। तो पहले उसको धन को हरा लिया। अब कैसे पाकिस्तान है, भारत ने क्या बोला कि पहले पाकिस्तान को मैं कटोरा उठाने पर मजबूर कर दूंगा। वहां का जनरल कह रहा है ना कि हमारे टैंकों में तेल भराने के पैसे नहीं है, और भारत पूरे यूरोपियन यूनियन को तेल बेच रहा है। रूस से सस्ता लेके महंगा तेल बेच रहा है जर्मनी को, अथी को, यूरोपियन यूनियन को। पूछिए, रूस से तेल खरीद सस्ता, अपना रुपया देके, करेंसी अपना भारत का रुपया देकर के तेल खरीदा रूस से, और उसको डॉलर में बेच रहा है। तो पहले को कमजोर कर दो हर एक तरह से, तब बार कर दो, भड़ास हो जाए। चलिए आगे यार। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील गिरनार क्षेत्र का निर्माण करवाया था। गिरनार क्षेत्र कहाँ है? बिल्कुल, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील गिरनार, ठीक। तो कौन बोला? उड़ीसा कौन बोला है? सत्य बोला है ना। गिरनार क्षेत्र का निर्माण करवाया था। अशोक ने ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी में इससे नहरें निकाली। तक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से इन दोनों का क्या किया है, वर्णन है। माने रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होती है
कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कहाँ कराया था? गिरनार में। और उसी से क्या किया था? अशोक ने नहरें निकाली थी झील से, और रुद्र मरम्मत कराया था। सही बात है, उस झील की मरम्मत किसने कराया था? रुद्रदामो ने कराया। सिंहगौरा ताम्रपत्र तथा महास्थान अभिलेख चंद्रगुप्त से संबंधित है। यह अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में क्या करता है? विवरण देता है। सिंहगौरा कहाँ है जी? कोई बात नहीं है, क्लास में ये नहीं कि हम इतने बड़े हैं कि हम गूगल से पूछ नहीं सकते। सिंहगौरा कहाँ है? सिंहगौरा अभिलेख। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में सिंहगौरा है, राप्ती नदी किनारे है। गौरा लिख लीजिएगा, ये राप्ती नदी किनारे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। गलत पढ़ने से बढ़िया है हम लोग किताब देख ले, गूगल पूछ ले, गलत मत पढ़िए। क्या होगा, बाबा जी पढ़ा रहे हैं कि हिमालय की चौड़ाई 900 किलोमीटर। चाणक्य अथवा कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त ने रणनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना। यह भारत में राज्य शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम ग्रंथ है। चाणक्य का नाम क्या क्या दिया गया है? उनका नाम था, पहले चनक था, चाणक्य कहे गए। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, अब देखिए भारतीय परंपरा में पहले क्या था कि हर एक वंश में देखा गया है कि पुत्र ने पिता की हत्या की गद्दी के लिए किया था ना, लेकिन इन्होंने सीख लिया कि अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला जाकर 298 ईसा पूर्व में अपना संलेखना द्वारा माने उपवास से क्या किया? शरीर त्याग दिया। लेकिन देखिए तो उदाइन को, अजातशत्रु को, ये दोनों ही अपने बाप को मारे और तब गद्दी ग्रहण किए। आइए अपने पुत्र के पक्ष में गद्दी छोड़ दिया, होना भी चाहिए। नरेंद्र मोदी को और 5 साल के बाद गद्दी छोड़ देना चाहिए, छोड़वे करेंगे। बहुत लोग सोच रहे हैं कि जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। जोगी जी आएंगे, फाइनल है, जोगी जी आएंगे। अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु से, भद्रबाहु किसका संस्थापक था? हाँ जी, मैसूर तमिलनाडु में। ठीक, मैसूर का मदुरै तमिलनाडु में। मदुरै जो मीनाक्षी मंदिर है वो तमिलनाडु है, मैसूर कर्नाटका में। मैसूर क्षेत्र में अभी चुनाव हुए थे ना, तो श्रवण बेलगोला जाकर दूसरे ने क्या करिए? शरीर त्याग कर दिए, दिगंबर का। तो समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? श्रवण बेलगोला कहाँ है? मैसूर कर्नाटका में। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? संलेखना किया, मन उपवास किया, शरीर क्या कर दिया? त्याग दिया। कब त्यागा था शरीर? ये सब याद रहना चाहिए, और बाकी का रिवीजन डेली होना चाहिए। अगर रिवीजन नहीं होगा तो पढ़ाई किसी काम का नहीं रहेगा। देखिए क्यों देखिए, मेगास्थनीज कौन था? दूत था, किसका?
निकेटर का। कहाँ आया था? मगध में। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था तथा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईस्वी पूर्व से 299 के मध्य रहा। मैंने कितना हो गया? 4 इधर 1 5 साल रहा है ना, 4 साल रहा होगा। इंडिका की मूल प्रति का अभाव है वर्तमान में। उसने क्या लिखा था? इंडिका लिखा था। इसके उदाहरण अनेक यूनानी लेखकों जैसे एरियन, एस्ट्रेबो, प्लूटार्क, प्लिनी, जस्टिन और डायोडोरस के विवरण से क्या होता है? प्राप्त होता है कि माने सेल्यूकस निकेटर का दूत कहाँ आया था? चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, लगभग 5 साल रहा था। और उसने अपनी पुस्तिका कौन लिखी थी? इंडिका। 304 से 299 बीसी था। अब देखिए इंडिका में क्या क्या उसने बात किया था। मत पढ़ाई, पता है पॉलिटिकल में खूब पढ़े, इतिहास पढ़ेंगे। देखिए अब मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त को क्या कहा था? सेंड्रोकोस्ट कहा और बताया कि शासक चारों ओर से महिला रक्षकों से क्या होता था? घिरा रहता था। किसने कहा? मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चारों तरफ महिलाओं अंग्रेज से घिरा हुआ था। एक बात, ये बात सही है। एक बार कौटिल्या को विश्वास हो गया कि जो भी हम रख रहे हैं पुरुष को, वो कहीं न कहीं बारिश से मिला हुआ है, तो उसने महिलाओं को ही उसका संरक्षक नियुक्त किया था। ये बात सही है उस समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का वर्णन करते हुए कहा कि भव्यता और शान शौकत में सूसा तथा एक बतना भी उसकी तुलना में नहीं कर सकेगा। मतलब 2 शहर था यूनान का, कौन कौन? सूसा और एक बतना। अपने यहाँ के शहर को बोला कि वह इसकी राजधानी से क्या है, माने बहुत कम है। माने जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी वो इतनी भव्यता थी कि उसके यहाँ के शहरों से बहुत बड़ा था पटना, ये बताया। पाटलिपुत्रा को कई लोगों ने कहा था कि वर्तमान विश्व में सबसे अच्छा शहर, हाँ देवतुल्य, स्वर्ग का आभास होती है। लेकिन पटना वर्तमान समय में विश्व का एक बार सबसे प्रदूषित 6ठा गंदा शहरों में आ गया था। इस पर भी एक हमारा अगला वीडियो कल आ सकता है। क्यों आखिर पटना में सारी जो रणनीतियां हैं फेल हो जा रही हैं? क्या पीछे कारण सर? कॉलेज या भी कुछ नोट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ददन जी के बगल में आकर बैठिए, अब जगह है, फिर आपका मुंह छिप जा रहा है, छिपिए मत, आगे आइए। ठीक है सर। पीडीएफ डाल देंगे आप लोग को, फिर दोबारा पढ़ेंगे मन तो कौन डालेगा, लेकिन समय से लग जाएगा ज़्यादा। 1 महीना में केवल एंशिएंटे खत्म होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ा तेज चले, क्योंकि ये जो पीडीएफ है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया जो अनर्गल हो। सब लाइन इसका महत्वपूर्ण है, सब लाइन महत्वपूर्ण है। देखिए अब बात आती है कि मौर्य प्रशासन में कि क्या कानून लिख करके बताए गए हैं? नहीं। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में लिखता है कि राजा के कितने होने चाहिए जी काम, कितने भाग बटे होने चाहिए? सुबह उठने से लेकर के और रात को सोने तक राजा के कितने कार्य होने चाहिए। मैंने तो कहीं 7 भाग पढ़ा था। पहर सोहर होते हैं, तो 7 भागों में कौन कौन से काम करने चाहिए? कब जगना चाहिए, कब साहित्य पढ़ना चाहिए, कब सेना का दौरा करना चाहिए, कब राजधानी के बारे में सब बताया है, टाइम बताया है। तो कानून लिखित रूप से नहीं थे। भारतीयों के भोजन में चावल का विशेष महत्व था। मदिरा का प्रयोग केवल यज्ञों में मान्य था। दास प्रथा नहीं था। समाज 7 वर्गों में बटा था। मैंने समाज में याद रहा। और भारत में लेखन कला का अभाव था। ये सब इंडिका में है। उसने कहा था कि भारत में लेखन कला नहीं था, ठीक ना। लेकिन कई तरह के सीरियलों में दिखाया गया है कि चंद्रगुप्त ने पत्र लिखा, दूसरों को भेजा, ये सब। हाँ
हाँ उसकी बात है, उसको पूरा ज्ञान नहीं था भारत के बारे में, मेगास्थिनिस को पूरा ज्ञान ही नहीं था। तो मौर्य प्रारंभिक शासक थे, संस्थापक थे। अगला आते हैं बिंदुसार। एक बिंबिसार होता है जी, बहुत बच्चे जो नए वाले होते हैं ना, बिंबिसार और बिंदुसार में फंस जाते हैं। ये साफ नहीं। बिंदुसार का कार्यकाल क्या था? 298 से 273 ईसा पूर्व था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र बिंदुसार बैठा। यूनानी लेखों में से क्या कहा गया? अमित्रोचेट्स, अमित्रोचेट्स कहा गया था। इसका संस्कृत रूपांतरण क्या होगा? अमित्रघात। मतलब कि यूनानी भाषा था अमित्रोचेट्स, और संस्कृत में क्या था? अमित्रघात। वायु पुराण में इसे भद्रसार और जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। पूछता है ये सब बिंदुसार के नाम हैं। यूनानियों ने क्या कहा इसको? अमित्रोचेट्स। संस्कृत में क्या कहा गया? अमित्रघात। वायु पुराण में क्या कहा गया? भद्रसार। जैन ग्रंथ सिंहसेन कहा। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्रघात अमित्र कौन होगा? जो शत्रु होगा। घात बनूंगा, हत्या कर देना। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में अमात्यों के विरुद्ध 2 विद्रोह हुए थे, जिनका दमन करने के लिए पहली बार उज्जैन के प्रशासक अशोक तथा दूसरी बार सुशील को क्या किया था? भेजा गया। तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में है। जब वहां पर कुछ विद्रोह हुए तो किसको भेजा गया? पहले अशोक को, और बाद में उसके भाई सुशील को भेजा गया था। एथिनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार तथा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण दिया है। देखिए यहाँ पर कह रहा है मेगास्थनीज की लिखन कला नहीं था, यहाँ पर पत्र व्यवहार की बात हो रही है। बिना लिखले पत्र व्यवहार हो जाएगा? लिखन गलत थी। जिससे भारतीय शासक ने 3 वस्तुओं की मांग की थी। इसमें भारतीय शासक ने क्या क्या मांगा था? मदिरा, मीठी अंजीर और दार्शनिक। सीरियाई सम्राट ने मदिरा और अंजीर तो भेज दिया, लेकिन दार्शनिक के समय में कहा कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया। लेकिन आज दार्शनिक से बेचे जाते हैं। माने विशेषज्ञ, जानकार, फिलोसफर माने उसमें क्या था? जानकार थे, जो दर्शन जानते थे, जो ज्ञान दे सकते थे। नहीं होता है किसी को समझाओ तो बोला ढेर फिलोसफी झड़ब, तो ढेर ज्ञान झड़ब। एकदम गाँव में बोला जाता है ढेर फिलोसफी मत झाड़, तब ढेर ज्ञान मत झाड़। सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस को तथा मिस्र के शासक का, लिख लीजिए, सीरिया के शासक, ये नहीं लिखे आप लोग, ये अंजीर क्या पे लिखना है इसको लिखिए। सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस को और मिस्र के शासक टॉलेमी द्वितीय ने डायनोसियस नामक राजदूत इसके दरबार में था। डायमेकस सीरिया का था और मिस्र का था डायनोसियस। दोनों 2 राजा भेजे थे। चलिए धीरे लिखिए। सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस को राजदूत बनाकर भेजा। कहां पर? बिंदुसार के शासन का। फिर मिस्र के शासक, तुम मत बोलो, टालेमी द्वितीय ने डायनोसियस नामक राजदूत मौर्य दरबार में एक था डायमेकस, एक था डायनोसियस।
क्यों 2 बार नहीं आएगा? मोदी जी बार बार ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे? तो एक बार आया फिर दोबारा भी आ सकता है, क्या दिक्कत है? तो बात समझना चाहिए ना, आदमी है, एक बार के मर गया। सीरिया के शासक एंटियोकस ने टाइमेकस को, टाइमेकस कौन था? एक राजदूत था, तो कहाँ भेजा? तार के राज दरबार में। फिर मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय ने डायनोसियस नामक राजदूत को मौर्य दरबार भेजा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का क्या था? भाई था। आजीवक संप्रदाय किससे संबंधित है? सर से पूछोगे, सब तुमसे। आजीवक किससे संबंधित था? महायान से कि हीनयान से? कह नहीं रहा। हाँ ठीक है, महायान से पूछा। क्या था? तब भभुआ वाला एथु अथु बोलता है। हमारा भी जो रिलेशन है, एथु खाई ले अथु अथु। और यहाँ गांव में हम लोग शादी किए थे, तो भैंस गिरी थी कुआं में। तो भैंस गिरी थी कुआं में, तो ये लोग पता क्या दिखा रहा था? घास, आजा आजा। आज जब कुछ लोग को पुलिस पकड़ने आया, तो पुलिस के जीप के आगे भूसा खली घास रख खा लो, कि मैंने हम लोग पागल है, नहीं पकड़ाएंगे बसेड़। हम जहाँ जिस घर में भतीजी की शादी किए हैं, उस घर में मेरे भतीजी के एक भसुर आईपीएस है। आईपीएस है। मेरे जो भतीजी के हस्बैंड है, छोड़िए है, बहुत बड़ा चीज हो जाए। उस घर में 5 बड़े अधिकारी, एक ही घर में आ गया था। अशोक 273 ईस्वी में, अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व, ये याद रखना चाहिए। 273 से 232। 273 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा, किंतु उत्तराधिकार युद्ध के कारण 4 वर्षों बाद उसका विद्युत अभिषेक 269 में हो सका। लोग इसी में कंफ्यूज करते हैं कि अशोक गद्दी पर कब बैठा और राजाभिषेक क्यों हुआ? 269 में। कहा जाता है कि उसने, माने महावंश के अनुसार, कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर मंत्री राधा गुप्त की सहायता से अपने बड़े एवं सौतेले भाई सुसीम को हटाकर गद्दी प्राप्त की थी। सुसीम को हटाया था। अच्छा, अशोक विदेशी का औरत का पुत्र था कि विदेशी औरत पुत्र था? अशोक की माता का नाम क्या था? सुसीम। दोनों में से कोई एक विदेशी था ना? कि बिंदुसार ने एक बाहर भी शादी किया था, और उसी का एक पुत्र था, और सौतेला भाई था। हाँ, शायद हेलना थी। तो भी देखेंगे हम लोग, आगे आ जाएगा। अशोक को उसके अभिलेखों में सामान्यतः देवनाम प्रिय कहकर संबोधित किया गया है। देवनाम प्रिय का मतलब क्या होता है? देवताओं का प्रिय। हबरू अभिलेख से उसे प्रियदर्शी, जबकि मास्की में बुद्ध सा के कहा गया है। क्या? अशोक के उसके 2 अभिलेखों में सामान्यतः देवनाम प्रिय कहकर करा गया है। देवनाम प्रिय कितना बार पूछ चुका है। हबरू अभिलेख में उसे प्रियदर्शी, हबरू अभिलेख में उसे प्रियदर्शी, जबकि मस्की अभिलेख में बुद्ध सा के कहा गया है। अशोक को कहा गया, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अशोक को कहा गया। अशोक नाम का उल्लेख कहां कहां मिला है जान लीजिए। मस्की अभिलेख में, गुर्जरा में, निठुर में और उदगेलम अभिलेख में। लेकिन सबसे पहले कहां मिला है? मास्की में। अशोक का नाम सबसे पहले कहां मिला? मास्की अभिलेख में। लेकिन इसके अतिरिक्त गुर्जरा, निठुर और उदगेलम अभिलेखों में मिलता है। इन सब अभिलेखों हम लोग एक ही जगह पढ़ लेंगे कौन अभिलेख कहां है। निठुर, निठुर मत लिखिएगा।
हाँ बिट्ठू तो टट लग जाएगा ना, तो बिट्ठूर हो जाएगा। पुराणों में इसका नाम क्या मिलता है? अशोकवर्धन तथा दीपवंश में उज्जैनी करमोली कहा गया है। दीपवंश में कहा गया है उज्जैनी करमोली, और पुराणों में अशोकवर्धन कहा गया है। सवाल अच्छा है। अशोकवर्धन नामक नाम कहाँ मिलता है? पुराणों में। पुराणों मिलता है। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान द्वारा अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उदाचन में पढ़ा गया। सवाल आ सकता है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप, ठीक ना। ऐसा अभिलेख किस में था? ब्राह्मी लिपि में था। ब्राह्मी लिपि में था। हाँ, ब्राह्मी लिपि में था। आगे आते हैं। पिछली अनुश्रुतियों दीपवंश और महावंश में देवनाम प्रिय उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई थी। इसको मत लिखिएगा। वर्ष 1915 में मस्की, कहाँ है? कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। सबसे पहले जो मस्की अभिलेख है कर्नाटका में, वहीं पे अशोक नाम पढ़ा गया था, जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। कर्नाटक। 1915 में, मैंने जो जेम्स प्रिंसेप कब पढ़ा? तो 15 में मस्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया था। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की माता का नाम क्या था? अम्मा, पसादिका तथा पद्रांगी मिलता है। बौद्ध ग्रंथों से अशोक की पत्नी असंधमित्रा, चाहे कहीं कहीं संघमित्रा लिखा मिलता है, महादेवी, पद्मावती, रक्षिता तथा प्रयाग स्तंभ लेख में कारुवाकी का नाम प्राप्त होता है। लिखिए जरूर, ये महान सिनेमा में दिखाया गया था कारुवाकी। सम्राट अशोक आया था शाहरुख खान का सिनेमा में, इस तरह से कारुवाकी को दिखाया जैसा लग रहा है कि वो वहीं कुछ कपड़ा ही नहीं, गंदे गंदे चित्रण पेश करता है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की दो पुत्रियों संघमित्रा और चारुमती एवं दो पुत्रों कुणाल एवं महेंद्र के नाम का उल्लेख मिलता है। संघमित्रा और चारुमती तथा दो पुत्र कुणाल एवं महेंद्र का उल्लेख मिलता है। एक और पुत्र जालौक का उल्लेख राजतरंगनी तथा तीवर का उल्लेख प्रयाग स्तंभ में मिलता है। खाली आप लोग एक ही जान रहे थे महेंद्र, लेकिन यहाँ 4 पुत्रों का उल्लेख 4 जगहों पर है ना।
क्या 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 नाम थे पुत्रों का जी? बौद्ध ग्रंथों में अशोक के दो पुत्रियां संघमित्रा और चारुमती, और दो पुत्र किसमें? बौद्ध ग्रंथ में ही, कुणाल और महेंद्र। मैंने बौद्ध ग्रंथ में इसके दो पुत्र बताए गए हैं, कौन कौन? कुणाल और महेंद्र। जबकि एक और पुत्र जालौक का उल्लेख कहाँ मिलता है? राज तरंगिणी में कल्हण ने लिखा था, राज तरंगिणी लिखा था कल्हण ने। तथा तीवर का उल्लेख प्रयाग स्तंभ लेख में मिलता है। मैंने और पुत्र का नाम तीवर, चाहे हो सकता है कि कुणाल और महेंद्र को कहीं कहीं पर जालौक, चाहे कहीं पर तीवर कहा गया हो सकता है, लेकिन चार नाम मिल रहे हैं इसके पुत्रों का, कुणाल, महेंद्र और जालौक तथा तीवर, चार नाम मिले। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में राजनीतिक जीवन। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त किया है। 8 के बाद 9वें वर्ष शुरू होगा, तो 9वें वर्ष करना गलती हो जाएगा। 8वें वर्ष बाद चाहे 9वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की। उस समय संभवतः नंदराज नाम का कोई राजा शासन कर रहा था। कहाँ पे? कलिंग पर। खरवेल नहीं था उस समय, खरवेल बाद में सही में आया था, वो सही पॉइंट था। नंदराज नाम की, उसी की नंदराज की ही पुत्री कौन थी? कारुबाकी। कारुबाकी राजकुमारी थी, इसी की संभवतः पुत्री थी नंदराज की। तो सवाल कितना बार पूछा गया है कि अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? अपने शासन के 9वें वर्ष में, 8 वर्ष बाद 9वें वर्ष में। और वहां का राजा कौन था? संभवतः नंदराज, और उसकी पुत्री कारुबाकी से बाद में क्या कर लिया? वो वाह कर लिया। वाह बहुत जरूरी है ना जी, लेकिन आप लोग मत कीजिए। मोदी जी को देखिए, भारत में जितने नामी नामी लोग हैं, देखिए एक नामी और है बिहार में, तेज प्रताप, ब्याह करके भी छोड़ दिया, मोदी जी के राह पर आ गए। तेज प्रताप शादी किया था ना, तो वो भी मोदी जी के राह पे आ गए, वही पत्नी छोड़ दिया, वही पत्नी छोड़ दिया। उनको कहा गया कि तुमको मोदी बनना है तो पत्नी छोड़ दो। सही बात है, हम लोग मजाक में समझ, वो छोड़ दिया नहीं है। इनका में तो घरेलू विवाद आ जाएगा, दूसरा विवाद नहीं होता। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, कभी अपनी पत्नी का उल्लेख नहीं किया, जानता तक नहीं था। लेकिन जब प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन फाइल किया, उसमें लिखा कि हमारी पत्नी है, उनका नाम ये है, उनका पेशा एक मैंने गवर्नमेंट विद्यालय में शिक्षिका हैं। और बाद में उनकी पत्नी के पास जब पत्रकार पहुंच गया तो पूछा कि आपने क्यों अलग रहती हैं? उनकी पत्नी ने कहा, मोदी ने कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा उनके बारे में, पत्नी ने कहा कि इनकी शादी बचपन में कर दी गई थी, लेकिन ये संघी बनना चाहते थे, और मुझसे कहा कि मुझे देश सेवा के लिए आपसे दूर और मुझे जाने दो। तो उन्होंने बस इस बात को ले लिया कि देश सेवा के लिए चले गए, संघ ज्वाइन कर लिए, पहले जनसंघ था ना, ज्वाइन कर लिया, और पत्नी अपना जीवन गुजरना शुरू कर दिया। जिक्र किए कि अब देश स्तर की बात है। केजरीवाल ने कहा है, कल के न्यूज में, परसों ने कहा था कि भारत प्रधान अनपढ़ हैं। पटना ही हाईकोर्ट में केस हो गया, पटना के ही कोई लोगों ने केस किया था कि अनपढ़ क्यों कहा। अनपढ़ और डिग्रीधारी में अंतर होता है। अनपढ़ का मतलब ये नहीं कि उसके पास डिग्री हो या ना हो। एक डिग्रीधारी नहीं कि व्यक्ति पढ़ लिख सकता है ना, तो पढ़ते हैं, खूब बढ़िया अंग्रेजी ही बोलते हैं। जब भारत में आए थे कौन, पिछला यूएसए के प्रधानमंत्री, क्या नाम था उनका? डोनाल्ड ट्रंप। नहीं, साक्षर का मतलब तो लोग पता नहीं है। साक्षर का मतलब अक्षर ज्ञान, जो कुछ नहीं पढ़ सकता है, अंतर है। साक्षर उसको बोलेंगे जो किसी एक भाषा को लिख और पढ़ सकता है, और अनपढ़ उसको बोलेंगे ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है। वो अनपढ़ है। उन्होंने अनपढ़ कहा था कि अनपढ़ प्रधानमंत्री भारत का, तो खींच तो लाजमी था।
लाजमी था, केस तो हो गया। अभी देखो ना 24 में क्या क्या देश में निकलता है, एक से एक जिन निकलेगा, एक से एक गाली निकलेगा। देखो ना क्या क्या हो रहा है। अभी 28 तारीख को देखो क्या क्या हो रहा है। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक ने 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। यवन, यवन कहाँ के थे? यवन कौन थे? सब यूनानी थे, जिनमें अंत्योक, एंटियोकस द्वितीय, तब कहाँ का थे? एंटियोकस कहाँ का था? तो यवन से बोलते थे। एंटियोकस द्वितीय, थियोस सीरिया का शासक, तुर्मय या तुर्मय टालेमी तथा फिलाडेल्फस मिस्र का राजा, अंतकिनी या इनकिनी एंटीगोनस, चाहे गोंतास मैसिडोनिया या मकदूनिया का राजा, सब मकदूनिया का यूनान है सब, मग मकमास या मुगारस साइरिन का शासक, अलिक सुंदर या एलिक सेंट्रो एलेक्जेंडर एपरस शासक। नहीं लिखना, इतना क्या लिखोगा, बहुत टफ हो जाए, तब बीपीएस से नहीं मिलेगा। इसको याद होगा, देखिए मैं यही पुस्तक टारगेट में पढ़ा रहा था, यही पुस्तक पढ़ा रहा, और वहां की लड़कियां 30 में 30 लाई है बिहार, 30 में 30, सिर्फ यही बुक पढ़ा दिया था, क्योंकि मैं ज्योग्राफी का टीचर था, लेकिन इतिहास वहां चल नहीं रहा था। सर ने कहा भाई थोड़ा इतिहास देख लीजिए, पढ़ के पढ़ा देता हूँ। एंशियंट मेडाइवल मॉडर्न सिर्फ एक बुक खत्म कर दिया, बच्चों के 30 में 30, और कुछ नहीं पढ़ा। एक विषय में ज्योग्राफी नहीं हो पा रहा है, बंद कर दें। अच्छा इस सप्ताह तक चलने, थोड़ा सा और उमस कम था, लोग 2 बजे बुलाएं। मेगारस कहाँ का था? साइरिन का शासक था। अलिक सुंदर या एलिरू सेंट्रो, अलिक सुंदर या एलिक सेंट्रो अलेक्जेंडर एपाइरस या एपिरस का राजा था। अब देखिए सवाल ये मत पूछता है कि अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज्यों चोल, पांडे, सत्यपुत और केरल पुत सहित ताम्रपर्णी श्रीलंका सूचना मिलती है। सवाल आ सकता है कि दूसरे और 13वें शिलालेख से किसी जानकारी मिलती है? चोल, पांडे की, सत्यपुत की एवं केरल पुत सहित ताम्रपर्णी श्रीलंका के बारे में जानकारी प्राप्त होती है दूसरे और तीसरे शिलालेख से। सवाल आ जाएगा दूसरे और तीसरे जानकारी कहां से मिलती है। अभी एक जान लीजिए कि अभी एक इलाहाबाद के संग्रहालय में क्या रखा गया था? चंडोल, जाना नहीं। हाँ जी बिल्कुल, है क्या? ताम्रपर्णी भी इसको बोलते। चंडोल, आ गया नाम। तमिलनाडु का कौन सा सामान नए संसद में रखा जाएगा?
सेंगोल, गोल बता दे इसके बारे में क्या। ये नया करंट है, जो सवाल पूछेगा नोट कर लीजिएगा। सेंगोल जरूर पूछेगा कि सेंगोल क्या है। सेंगोल क्या है जी, चर्चा में 3-4 दिन से है जबरदस्त। इसके बारे में कल भारत के गृह मंत्री ने पूरा इसमें एक अलग से थी वेबसाइट बना रहा है। सेंगोल क्या है एकदम करेंट याद रखिए, पूछेगा सेंगोल क्या है। चोल राजाओं द्वारा जब राज हस्तांतरण होता था, एक प्रकार का दंड दिया जाता। दंड माने क्या होता है, डंडा जैसा, ठीक ना, वही सेंगोल है, ठीक है ना। और जब भारत आजाद हुआ, अंग्रेजों से राज मिली किसको, जवाहरलाल नेहरू को, तो तमिलनाडु से आए हुए लोगों ने उस सेंगोल को जवाहरलाल नेहरू को भेंट किया कि इससे देश का जो शासन है वो कैसे चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, ईमानदारी से चलेगा। और जवाहरलाल नेहरू ने उसको स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उसको इलाहाबाद के संग्रहालय में रखवा दिया। फिर पूरा कांग्रेस भूल गया। वो किस लिए दिया गया, निष्पक्ष सत्ता हस्तांतरण के लिए। अब नरेंद्र मोदी नए संसद भवन में स्पीकर के कुर्सी के बगल में स्थान दे रहे हैं। जब देश के आजादी से इसका संबंध जुड़ा हुआ है, और वो सेंगोल प्रदान कौन करता था, चोल करता था। चलो मुझे याद आ गया, तो सेंगोल एक करंट याद रखिएगा। सेंगोल कहां से है, चोल से, तमिलनाडु से है। क्या है, एक राजदंड है, माने डंडा जैसा होता है, जो सत्ता हस्तांतरण के समय राजाओं को दिया जाता है। वहीं चोल वंश के लोगों ने, माने तमिलनाडु में रहने वाले लोगों ने जवाहरलाल नेहरू को पहली बार उसको दिया था जब अंग्रेजों से सत्ता मिली थी भारत को। तो इन्होंने स्वीकार किया अच्छे मन से, लेकिन उसको संग्रहालय में रह के सिर्फ दीवार चढ़ा के छोड़ दिया। लेकिन आज उसका स्थान नए संसद भवन में कहां दिया जा रहा है, जिसकी नजर हमेशा लोगों को पड़ती रहे। ये राजदंड है, सेंगोल है। चर्चा होगी, अब पुनः तमिलनाडु से लोग आएंगे और फिर नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे, है। इसलिए इस सेंगोल को पहली बार कल एक वेबसाइट जारी किया गया। गृह मंत्री बैठ के इसके बारे में पूरा चर्चा किए, और प्लस में वहां पे पत्रकारों का सवाल भी पूछे और बताया भी गया। आप लोग नहीं न्यूज देखते हो ना, आप लोग रील देखते हो, न्यूज देखा करो। आगे आते हैं। अशोक के द्वितीय शिलालेख में स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सतीयपुत, केरलपुत एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था। बात सही है कि दक्षिण में कहां इसका साम्राज्य था, दक्षिण नहीं था। पूरा हम मौर्य का मैप यहाँ पर दिखा देंगे आपको, नोट कीजिए, हमको मैप दिखाना मौर्य का। तो मौर्य काल का जब आप लोग मैप देखिएगा, उस समय क्या था, उस समय ये दक्षिण भारत में राज्य नहीं थे, क्योंकि इन राज्यों को प्रयत्न नहीं और सीमावर्ती राज्य कहा गया। अशोक ने खस एवं नेपाल की विजय की थी। राजतरंगिणी के अनुसार उसने कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपतन नामक नगर बसाया था। राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास दिखाई पड़ता है, जिसका उन्होंने लिखा था। तो कश्मीर पर अधिकार था, अफगानिस्तान पर अधिकार था, लेकिन भारत के दक्षिण में अधिकार नहीं था। अशोक का मैप मैं अभी आपको दिखा दूंगा पढ़ाने के बाद। हाँ, श्रीलंका उस समय एक स्वतंत्र राज्य था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इसने अपनी बेटी संघमित्रा को और पुत्र महेंद्र को भेजा था। अपनी बेटी संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और आज पूरा सिंहली द्वीप माने श्रीलंका बौद्ध धर्म को ही मानता है। माने वहां से हिंदू धर्म नष्ट ही हो गया, लेकिन आज भी श्रीलंका में रावण का मंदिर है। इसका मंदिर है रावण का, और वहां पूजा की जाती है। मतलब कि भारत का जो महाकाव्य है रामायण, वह सत्य है, गलत नहीं है। और कोई नाटक लिखता है यहाँ पे, तो कुछ कुत्ते हरामी बताते चलते हैं कि ये सब नाटक था। नाम क्या लूं, अच्छे अच्छे राजनीतिक पार्टी के लोग हैं जो रामायण के इतिहास नहीं बताते हैं। वो अपने बाप को नहीं मानते होंगे, उनको पता नहीं हो कि मेरा बाप कौन है। कैसे कहेंगे ना भाई हम सनातनी हैं,
जो रामायण को नहीं मानता अपने बाप को नहीं मानता, उसको नहीं होगा पता कि हमारा बाप कौन है, तो इन्होंने नहीं मानेगा जी। जिस कुल से हम लोग पैदा हो गए, जिस देश को हम लोग राम को पूजते हैं, अब कहता है कि राम कहाँ है। पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया था, राम तो कोई है ही नहीं। उस समय भारत के एक बड़ा कांग्रेस था, फाइल किया पिटीशन कि राम कौन है, सही है, राम कौन है। नहीं, श्री राम नहीं कहते हमारा श्री लगे, राम ही काफी होता है। तो श्री राम कौन है, राम तो कुछ थे ही नहीं, ये एक आस्था माना गया है। नहीं नहीं, बौद्ध और जैन तो तब का है कि जब से आपको अशोक से भी बाद का है, समकालीन है। देखो एथी में मध्य प्रदेश में, सॉरी राजस्थान में एक जगह है मंदसौर। सुनो ना, हम बता रहे हैं, इन सबसे पुराना, अशोक से पुराना, बौद्ध धर्म से पुराना एक नगर है जिसका नाम है मंदसौर। कहाँ पे? राजस्थान में। जहाँ पे रावण को दामाद मान के पूजा जाता है, मंदसौर में, क्योंकि मंदोदरी वहीं की थी, ठीक ना। इसका इतिहास बहुत ज्यादा बुद्ध से ही पुराना है, इसलिए कि बुद्ध और जैन ने ईश्वर को माना ही नहीं, और हम लोग राम को क्या मानते हैं? ईश्वर। तो क्यों उसको बोले? हम जब दूसरा कोचिंग छोड़ के आए तो उस कोचिंग के कोई नमोसिना यहाँ पर रखेंगे? नहीं रखेंगे ना। तो इसलिए जब इनको ईश्वर से ही अनभिज्ञता थी, तो फिर राम का उल्लेख क्यों करेंगे, कृष्ण का उल्लेख क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, यही बताते। लेकिन इनके पहले के ग्रंथों में राम भरे पड़े हुए हैं, भरे पड़े हैं ना। और बाद में जब देखो, अभी एक एग्जाम्पल और जानू, सब जानना चाहिए, यूपीएससी समझ के विषय होते हैं। जब कांग्रेस ने राम सेतु को तोड़वाने की बात की, राम सेतु कहाँ था? यहाँ पे, यहाँ श्रीलंका है और यहाँ राम सेतु है। यहाँ से जाने वाले जहाज भारत में इतना घूम के जाते थे कि बोले कि राम सेतु को तोड़ने से तो ऐसे ही चला जाएगा। तब इस पर संघ ने फाइल किया पिटीशन कि नहीं, ये हमारी क्या है, निशानी है, धरोहर है। तो इसकी जांच करने के लिए नासा की टीम आई। कहाँ टीम आई? नासा की टीम आई। और जब इन पत्थरों को चेक किया तो कहा कि यहाँ पर जितने पत्थर ये हैं यहाँ के नहीं हैं, मैंने कहीं से और से लाकर रखे गए। अब सोच लो कैसे हो गया ये। और जबकि हमारा महाकाव्य चिल्ला चिल्ला कहता है कि राम जी ने पत्थर से क्या किया था? समुद्र बांधा था। पटना के महावीर मंदिर में यहाँ से लाया गया एक पत्थर रखा गया जो तैरते रहता है, दिखाई थी भाभी को? नहीं दिखाई थी। पर रखा गया शंकर जी के मंदिर के बगल में, तैरता रहता है। ये हजारों साल पहले की आस्था बुद्ध और महावीर नहीं मिटा सकते। बुद्ध मिट जाएंगे लेकिन नहीं मिटेंगे। आज तक सनातन मिटा जी? भारत पर किसने नहीं आक्रमण किया? नहीं होता है कि एक गाय को लेकर, देखिए भारत की ऐसी संस्कृति है जिस पर वीडियो मैं कल बनाऊंगा। इस देश में गाय को खाने वाले और गाय को पूजने वाले दोनों साथ रहने पर मजबूर हैं। सोचिए भारतीय कितने सहिष्णु हैं, कितने सहनशील हैं। उसी तरह सनातन बहुत ज्यादा सहनशील है, सनातन सहता है, सहता है। कृष्ण कैसे? कृष्ण सहते 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 एक बार क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। विपक्ष कह रहा है कि हम कृष्ण हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो 100 गाली सुन ली। पता चल जाएगा 24 में कौन कृष्ण है और कौन शिशुपाल है, आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी इतनी बातें भी निकलेंगी 24 में, दिमाग फट जाएगा सुनते सुनते। आगे आते हैं, धार्मिक जीवन कैसा था अशोक का, इसके बारे में पढ़ा जाए। किसी भी चीज को देखो, मैंने अभी एक पहले जो वीडियो बनाया क्या कहा कि किसी भी चीज का एनालिटिकल होना चाहिए। किसी व्यक्ति के सबका सब कोई प्रिय नहीं हो सकता। किसी को ऐश्वर्या अच्छी लगती है तो किसी को दीपिका पादुकोण अच्छी लगती है, किसी को मोदी अच्छे लगते, किसी को राहुल अच्छे लगेंगे। हमको मान लो कि मोदी अच्छे लगेंगे, तुमको राहुल लग सकता है, लगना चाहिए, चिंता होनी चाहिए, लेकिन एनालिटिकल होनी चाहिए। दोनों को तराजू पर रख के देखना चाहिए कि इसके पूरे इतिहास भूगोल निकालिए, कौन क्या देश के लिए कर सकता है। जो भारतीय का नहीं हो, भारतीय कुल का नहीं हो, तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति तुम्हारे घर के बारे में अच्छा सोचेगा,
लेकिन कोई बाहर ही आके तुम्हारे घर में मैनेजर रख दिया है, उसको सोच लिया जाए। राहुल गांधी को मैं खुलेआम कहता हूँ, वो यहाँ का वंश नहीं है, ना उसका दादा यहाँ के थे, ना उसकी माँ यहाँ की थी, ना नानी यहाँ की थी। किस सोचेगा भारत के बारे में, क्या जाने भारत के बारे में। लेकिन तुम लोग यहीं के पैदा, तुम लोग सोचो भारत के बारे में ना। आगे आते हम भी प्रचार करेंगे उस समय, लड़के क्लास में कुछ बुरा मान जाते हैं कि सर आप एक ही पार्टी क्यों कहते हैं, इसलिए कि हमारा जो दिमाग का ढक्कन ऊपर खुल चुका है, बंद नहीं है। हमारा जात का ना मोदी है ना हमारा जात का राहुल है, हम दोनों में तुलना करते हैं, तब जाके हम बताते हैं कि हमारा मत किधर होगा। तुलना करने आना चाहिए, उसके लिए बेसिक्स पॉइंट्स होने चाहिए कि किस पर हम बहस कर सकते हैं। आगे आते हैं, पहले अशोक का जीवन पर हम लोग बहस कर लें। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। देखिए किसका मानता था, ब्राह्मण धर्म को। राजतरंगिणी के अनुसार वह शैव धर्म का उपासक था, शिव को मानता था। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय चाहे देवाना प्रियदर्शी कहा गया, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। प्रियदर्शी मतलब होता है, इंदिरा गांधी का नाम था प्रियदर्शनी प्रियंका, जान लीजिए। इंदिरा गांधी का नाम क्या क्या था, उनकी ही नाक लेके उनकी एक पोती पैदा हुई है। कौन, प्रियंका बढेरा गांधी, जो कहती है मैं तो दादी का नाक ले गई हूं, मैं ही पीएम। कितने लोग, उसका वीडियो भी कल बनेगा, कितने पीएम बनेंगे अब की बार वीडियो मेरा बनेगा। ठीक है, आगे आते। तो उससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। मतलब कि शुरुआत में किसको मानता था, हिंदू धर्म को। शैव का उपासक था, शंकर जी को मानता था, ब्राह्मण समझ था। सिंहली अनुश्रुतियों, सिंहली कहाँ है, श्रीलंका से। दीप वंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने अपने शासन के चौथे वर्ष में बड़े भाई सुमन के पुत्र निगरोध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म क्या कर लिया, अपना लिया। माने वो अपने के भतीजा जो था वो क्या था, बौद्ध को मानता था, तो भतीजा से प्रेरणा ले क्या कर लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया। तत्पश्चात मोगाली पुत्तिस के प्रभाव से वह पूर्ण रूप से बौद्ध हो गया। पहले भतीजा के अच्छा माना उसको, और फिर मेघाली पुत्तिस से क्या लिया, दीक्षा लिया। निग्रोध का भाई सुमन के पुत्र था निग्रोध। ये सब बातें इसी किताब में मिल सकती है, कहीं नहीं मिलेगा, इतना गूढ़ जानकारी। सब कोई जानता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया मेघाली पुत्तिस से दीक्षा लेकर के, लेकिन प्रेरणा किसने लिया था, निग्रोध से, उसका भतीजा था। दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। दिव्यावदान में क्या कहता है कि अशोक को बौद्ध धर्म जो दीक्षित किया, किसने किया, उपगुप्त ने। यहां पर क्या लिया, मेघाली पुत्तिस के प्रभाव से पूर्ण रूप से बौद्ध हो गया, लेकिन दीक्षा किसने दिया, उपगुप्त ने। उसका प्रभाव रहा मेघाली पुत्तिस का, लेकिन दीक्षा किसने दिया, प्रेरणा लिया भतीजा से, ठीक। मेघाली पुत्तिस से प्रभावित हुआ और उपगुप्त से क्या लिया, दीक्षा लिया। अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया, पूछ देता है, 12वें वर्ष निगाली सागर तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। निगाली सागर में कनक मुनि के स्तूप का समर्थन किया। लुम्बिनी में भूमि कर को घटा करके 1/8 भाग कर दिया, और रुम्नी देई अभिलेख में इस बात की चर्चा की गई। रुम्नी देई माने लगान जो होता है 1/8 कर दिया, माने उत्पादन का 8वां हिस्सा, पहले 6वां हिस्सा था। हाँ, माने 8 भाग करने पर 1 भाग ही लेगा। माने आपके पास 8 रुपया है तो 1 रुपया लेगा, 7 रुपया आपका रहेगा। जबकि उससे पहले 1/6 था, 6 भाग में से 1 भाग, तो कौन छोटा होगा, 1/8 छोटा हुआ। हम लोग बच्चों से पूछते हैं 1/2 बड़ा है कि 1/20 बड़ा है, बच्चे बोलते हैं कि सर 1/20 बड़ा है। छोटे बच्चे जो मैथ सीखते हैं, दादा नहीं पहले बोलता था, तब हम लोग सिखाते हैं कि देखो इसका मतलब भाग है, इसका टुकड़ा करो, अब कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। चलिए आगे आते। लघु शिलालेख में अशोक स्पष्ट बुद्ध धम्म और संघ का विवादन करता है। सारनाथ, सांची, कौशाम्बी के लघु स्तंभों में भी अशोक के बौद्ध होने के प्रमाण देते हैं। लघु शिलालेख में अशोक स्पष्ट बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करता है, मैंने बताता है कि बुद्ध और धम्म संघ है।
सारनाथ, सांची और कौशाम्बी के लघु स्तंभों से भी अशोक के बौद्ध होने के प्रमाण मिलते हैं। अशोक धार्मिक रूप से क्या था? सहिष्णु का मतलब समझते हैं? सहन करने वाला, सहने वाला, बहुत हद तक आपकी बातों को प्रश्रय देने वाला। जैसे जय सर बहुत सहिष्णु है, बहुत मैं सहता हूं, एक सीमा से भी ज्यादा, लेकिन उसके बाद मेरा बांध टूट जाता। उसने बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के निवास हेतु 3 गुफाओं का निर्माण। बराबर पहाड़ी कहाँ है जी? गया में है कि जहानाबाद में? गया में। इनके नाम थे कर्ण चौपड़, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी। पूछता है कि विश्व झोपड़ी क्या था? सो बनवाया था। कर्ण चौपड़, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी। ऐसा बात है कि अशोक ने आजीवक संप्रदाय को रहने के लिए भिक्षुओं को 3 गुफाएं बनाया ना। क्यों बीच में? अपने ज्ञान अपने पास, दूसरा का मत दो। अब कोई पूछे कि विश्व झोपड़ी क्या है तो क्या बताओगे? अशोक द्वारा बनाया गया गुफा कहाँ है? बराबर की पहाड़ियों में। पौत्र मना होता है नाथ, प्रबोधन पर नाथ। क्या नाम है आपका? यहाँ पर राधिका है, इसका जो कोई लड़का होगा तो इसका पुत्र कहलाएगा, इसका कोई लड़का होगा क्या कहलाएगा? पौत्र कहलाएगा, और इसके बाद प्रपौत्र कहलाएगा। हमारे जो बड़का बाबूजी हैं उनके बेटा हैं, उनका बेटा है और उनकी बेटी की शादी हो रही। मैंने अपने प्रपौत्री की शादी देखेंगे मेरे बड़का बाबू। 95 साल के हो गए, एकदम टाइट चलते हैं, बाल अभी पूरा पका नहीं है उनका, लेकिन जीवन को नियमित जीते। सुबह 4 बजे जगना, 2 किलोमीटर चलना, आकर के ब्रश करके एकदम गाय का दूध और त्रिफला लेना, फिर नियम से सूर्य के जल देंगे और उसके बाद टाइम से भोजन गरम गरम, फिर शाम को 3 बजे नाश्ता, फिर जाके प्रवचन रात के 7 बजे तक मंदिरों में, फिर 8 बजे खाना खाएंगे, 9 बजे तक सो। एकदम जीवन उनका नियमित है, एक भी अंग्रेजी दवाई नहीं खाते, सब बाबा रामदेव। 95 साल के गाँव में रहते हैं। 2 जगह मकान उनका है, दिल्ली मकान है, आरा मकान है, लेकिन रहते हैं रंजिया गाँव। आगे आते हैं। अशोक धार्मिक रूप से क्या हो गया है? बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने अखेट बिहार से यात्राएं रोक दी। क्या किया था? अखेट तथा बिहार से यात्राएं रोक दी। माने अखेट माने शिकार नहीं करना है, और बिहार किसके लिए होता है? पौधों को रहने के लिए, भिक्षु रहने के लिए। बिहारों में कोई यात्रा नहीं कर सकता था, उन जगहों से रोक दी। तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं क्या की? प्रारंभ की। माने वह शिकार रोक दिया और बिहार मैंने विचरण रोक दिया। ये कहना चाहता है कि अशोक ने अपने शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया और बिहार मैंने घूमने पर रोक लगा दी। उसके बदले में क्या किया? धर्म यात्रा शुरू की। वह महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों में गया तथा उनकी पूजा की। सर्वप्रथम उसने बोध गया की यात्रा की थी। उसकी यात्राओं का क्रम इस प्रकार है। कहाँ गया? पहले गया, श्रीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और सरस्वती। मैंने महात्मा बुद्ध से जितने भी जगह संबंधित थे वहां पर उसने यात्रा की। यात्रा क्रम कैसे है? गया से कुशीनगर, कुशीनगर से लुम्बिनी, लुम्बिनी से कपिलवस्तु और कपिलवस्तु से सारनाथ और सारनाथ से श्रावस्ती। उसने लगातार यात्राएं की। ये भी बुद्ध की यात्रा थी। हालांकि बुद्ध की ये क्रमिक यात्रा नहीं है। का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, लेकिन जिन क्षेत्रों में पहले गया अशोक की क्रमिक यात्रा। आ जाएगा कि अशोक ने बुद्ध चिन्हों पर चलते हुए अपनी दूसरी यात्रा कहाँ की थी? कुशीनगर, तीसरी लुम्बिनी, चौथी कपिलवस्तु, 5वीं सारनाथ, 6ठी श्रावस्ती।
अशोक का धम, कहीं धर्म है। हम शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूपांतरण है। हम माने क्या होता है? धर्म होता है। क्या बोलिएगा? हम माने धर्म। हम किस भाषा में है? ये प्राकृत है। हम जो है प्राकृत है। धर्म क्या है? धर्म संस्कृत है और धम प्राकृत। याद रखिए। अशोक के धम की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई। कहां से ली गई है? राहुलोवाद से ली गई है। स्वनियंत्रण अशोक की धम नीति का मुख्य सिद्धांत था। माने अपने आप पर जो नियंत्रण कर लेगा वही अशोक के धम का क्या था? मुख्य केंद्र बिंदु। स्वनियंत्रण। सवाल आया कि अशोक का धम क्या था? स्वनियंत्रण था। भब्रू लघु शिलालेख में अशोक के धम का उल्लेख मिलता है, इसमें वह त्रिसंघ बुद्ध धम और संघ में विश्वास करता है। बुद्ध माने क्या होता है? ज्ञान। धर्म माने क्या होता है? धर्म। और संघ माने क्या होता है? साथ। संघ माने साथ होता है, जहां लोग रहते हैं। तो उसने कहा कि आपके पास ज्ञान हो, धर्म हो और साथ लो, तो आपका जीवन क्या होगा? मैं होगा। तो कहता था उसने अपने 12वें शिलालेख में हम की सार वृद्धि पर जोर दिया, उसको और बढ़ाया। सांची और सारनाथ लघु स्तंभ लेख में संघ में फूट डालने के विरुद्ध जारी आदेश कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्रों को दिए गए हैं। संघ क्या था? जहां पर बहुत से भिक्षु रह रहे थे, उसमें फूट डालने की बात की गई। तो बुद्ध, हम और संघ, माने बुद्ध हो जहां ज्ञान हो वहां धर्म होगा, और जहां धर्म होगा तो क्या होगा? संघ होगा। लेकिन इसमें फूट डालने के कुछ लोग प्रयास किए थे। तबियत ठीक है ना? खाना ना खाई है? खाना खाते रहना। जीवन का अंतिम सार क्या है? कपड़ा और खान, जो शांति से मिले। जीवन में किसी को रोटी है, खाने को है, तो भगवान को शुक्रिया करे। रहने का घर है, शुक्रिया करे। और जो कपड़ा पहन रहा है भगवान को धन्यवाद दे। केरला सिनेमा में क्या कहा जा रहा है कि खाने के पहले पूजा करो। तो ये नहीं पता है कि भारतीय खाना के पहले आचमन करते हैं और तब हाथ जोड़ के खाना खाते हैं। और सिखाती कि पहले हम लोग खाना खाने पड़ते हैं। बिल्कुल होना चाहिए। जितने भी धर्म में जो बातें कही गई वो सब सनातन से ही लिया गया। सनातन से ही तर इतना ही कहा गया है कि इसके विरुद्ध काम करो, और कुछ नहीं कहा गया। हम लोग गाय को अघन्या कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? नहीं जिएंगे कैसे? वही उसी केरला में रोड पर गाय को काट दिया गया, खिला गया और बड़े कड़ाह में पकाया गया। अब आप लोगों को फिर बुरा लगा यादव जी लोगों को। देखिए, सबसे बेसी बिहार में एमवाई कौन करते हैं? आपके नेताजी। और आपके नेताजी के घर में गाय की पूजा होती है। जब वो जाते हैं तो गाय का तिलक लगाए जाते हैं, तेज प्रताप, और उनके साथ बैठते हैं जो गाय को चबा के आया है। ये बात कह दे तो हम लोग खराब हो जाए, खराब हो जाए। सोचिए, ये बात को जो कहता है वो खराब है। कहो मत, कहो मत। तुम गाय की पूजा करके आओ, वो गाय को खा के आ रहा है, और दोनों साथ बैठ के बिहार के विकास का नियम बनाओ, और दूसरा कोई बात कह दे भाई धार्मिक बात कर रहा है। अच्छा, क्या कर दिए रौनक जी, रोशन जी? देखिए, रेडी टू वॉच बोर्ड पे आ रहा है। कुछ यूट्यूब वीडियो ऑन योर फोन, टैबलेट और लैपटॉप, देन वॉच। कोई हम लोग को ब्लॉक करना चाह, जो वायरल ज़्यादा हो गया क्या?